चलो आज हम आप लोगों को सर्कल के बारे में समझाते हैं। सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ये ज्योमेट्री के पार्ट में भी आता है, 9th 10th सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी बहुत जरूरी होगा। CGL SSC के एग्जाम प्रिपरेशन में, बैंकिंग भी, PO, इन सब में भी आप इनकी बहुत जरूरत होगी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर्कल को, कि सर्कल कैसे बनता है, क्या क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे बेटा। सबसे पहले ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कल है, हिंदी में इसको वृत्त कहते हैं। सर्कल जो है हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल होता क्या है, ये जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु, हिंदी में केंद्र बिंदु, ऑरिजिन भी इसको बोलते हैं। ये सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस में, ये अगर एक सेंटर पॉइंट है और इसके इक्वल कहीं से भी इसकी डिस्टेंस बिल्कुल, यानी ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी, यानी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो एक फोकल बन रहा है, एक बिंदु पथ बन रहा है, वह क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, देख रहे हो, इक्वल डिस्टेंस पे जो एक बिंदु पथ बन रही है, फोकल बन रहा है, वह वृत्त बनाती है। वो क्या बनाता है, सर्कल। तो सर्कल को हमने समझा कि एक फिक्स पॉइंट से, सिर्फ पॉइंट को से इक्वी डिस्टेंस, यानी हर जगह इसका डिस्टेंस उतना ही होगा। अगर यहाँ 1 है तो ये भी 1, 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 जितने भी लेंगे वो सारे कितने होने चाहिए, 1 1 1। तो ये जो एक आकृति बनती है वह वृत्त कहलाती है। ठीक है, एक सिंपल क्लोज कर्व होता है। वृत्त जो होता है एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, जो एक प्लेन, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, और एक प्लेन को दो हिस्सों में बांटती है। दो हिस्सों में जो बांटती है, एक होता है इनर या इसी को इंटीरियर, और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी आंतरिक, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाई। एक जो प्लेन है उसको दो हिस्सों में बांटती है जो आकृति, वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। आपने अभी देखा कि वृत्त में क्या था, सर्कल में क्या था कि एक फिक्स्ड पॉइंट थी और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस थी, जो इस घेरा को, ये बिंदु पथ को, ये जो बिंदु का पथ है, ये क्या है, एक बिंदु का पथ है, तो वही क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। तो इस जो ये जो सेंटर पॉइंट था, इसको क्या बोलते हैं बेटा, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र या ऑरिजिन, ORIGN, ऑरिजिन भी बोलते हैं इसको। ऑरिजिन से सरकमफ्रेंस, ये जो बिंदु पथ है, ये बिंदु पथ क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस, परिधि। किसकी परिधि, वृत्त की परिधि। ये कहलाएगी सरकमफ्रेंस, ये कहलाएगी सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र, ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। और वृत्त के केंद्र से बड़ी वृत्त की परिधि को जोड़ने वाली रेखा, a line joining to center to the circumference is known as radius। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस। वृत्त की परिधि को वृत्त के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। a line joining to the center to the circumference is known as radius। आई बात है समझ। अब क्वेश्चन रहेगा, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती है। क्या लिखेंगे, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होंगी, तो इनफाइनाइट, जितनी भी ले लो बेटा, ये सारी त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती है। ये सर्कल, अब देखो, ये सेंटर, ये जो एक लाइन जा रही है, ये लाइन क्या कहलाती है, वृत्त का कॉर्ड, जीवा, CHORD, कॉर्ड, जीवा। वृत्त को जो दो हिस्सों में बांटती है, वह रेखा जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है,
क्या कहलाती है? कॉर्ड। अ लाइन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ अ सर्कल इज नॉन एज कॉर्ड। लिख लेना, जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं वो आप नोट करते जाना, मैं आपको यहां डिफाइन करते जाऊंगा, ये जो मैं बोलता हूं वो आप लिख लेना। एक लाइन जो है वो वृत्त को दो हिस्सों में बांट रही है, वृत्त की जीवा वृत्त की कॉर्ड कहलाएगी, सर्कल ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ये अब आती है बात, ये जो है ये क्या कहलाती है? ये देखो, क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक कॉर्ड और एक आर्क। ये देखो बेटा, इसको आर्क बोलते हैं, चाप, हिंदी में चाप, इंग्लिश में आर्क। ये जो है, ये जो लाइन जो बना, एक जो ये जो आर्क, ये कॉर्ड जो था इसने दो हिस्से में बांटा, तो एक इसको भी दो हिस्से में बांटा, किसको? सरकमफ्रेंस को। सरकमफ्रेंस भी दो हिस्से में बट रहा है, एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला। तो ये जो है सरकमफ्रेंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्क, ARC। हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, इसको CHORD, जीवा बोलते हैं। ठीक है, नोट करते जाना। नहीं तो बाद में आप इस वीडियो को देखना, सारा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी नोट मत नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब देखो बेटा, ये सेंटर, ये भी आर्क, 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 ये सारे आर्क होंगे। या कहोगे सर ऐसा ही आर्क होगा? नहीं बेटा, ये भी आर्क होगा। अगर ऐसा है तो भी ये भी आर्क होगा, सॉरी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा और ये भी कॉर्ड होगा। ये भी जीवाएं होंगी, ये भी जीवाएं होंगी। ये सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है सर्कल का, दोनों में दिखा रहा है। अब देखो, इसको हमने बताया ये आर्क है, तो बेटा ये आर्क जो है, ये देखो एक सर्कल लिया हमने, ये अगर एक आर्क है ये, तो ये कौन सा आर्क है? छोटा, ये बड़ा आर्क। ये जो पार्ट्स है, ये ये देखो, ये एक कॉर्ड और एक आर्क से गिरा हुआ क्षेत्र जो होगा, अ एरिया बिटवीन अ आर्क एंड अ कॉर्ड इज नॉन एज वृत्तखंड। क्या? वृत्तखंड। क्या बोलते हैं उसको? सेगमेंट, इंग्लिश में सेगमेंट। ये सेगमेंट होगा, ये भी सेगमेंट होगा। ये कौन सा सेगमेंट होगा? माइनर, छोटा, इसको बोलेंगे माइनर, इसको बोलेंगे मेजर, और सेगमेंट लिख लेना। ये दीर्घखंड, कौन सा? दीर्घ वृत्तखंड, और ये लघु वृत्तखंड। ठीक है, आ गया? इसमें जितनी भी चीजें दिखी अभी तक, एक सेंटर दिखा, एक सरकमफ्रेंस दिखा, परिधि, ये जो है वृत्त के केंद्र से जो एक इक्वल डिस्टेंस पे जो एक वृत्त, ये बिंदु पथ बन रही है, वो क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है। सरकमफ्रेंस के सेंटर की दूरी रेडियस कहलाती है। तो जितनी भी पॉइंट्स आती जाएगी, मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब देखो, ये सर्कल, ये पॉइंट, इसमें आप देखो एक चीज आपको नजर आ रही होगी, जो भी कॉर्ड, जो भी जीवा केंद्र से जितनी कम दूरी पर है, उसकी जो लेंथ है वह उतनी ज्यादा है। दिख रहा है ना? ये देखो, इतनी दूर पे अगर है तो इसकी लेंथ देखो इतना बड़ा है, अगर इससे थोड़ा दूर जाता है लेंथ उससे थोड़ा छोटा हो रहा है, ये और थोड़ा दूर जाता है और थोड़ा छोटा हो रहा है लेंथ, और थोड़ा दूर जाएगा और थोड़ा छोटा होता जाएगा, और जितना पास जा रहा है उतना बढ़ता हुआ जा रहा है। तो एक ऐसी लाइन भी होगी जो बिल्कुल वृत्त के सेंटर से होकर गुजर जाएगी। एक ऐसी भी कॉर्ड होगी, एक ऐसी भी जीवा होगी जो बिल्कुल वृत्त के
केंद्र से, सेंटर से होकर गुजरेगी वह भी जीवा ही कहलाएगी, लेकिन उस जीवा का नाम क्या हो जाएगा? व्यास। अभी तक हमने देखा कि जो लाइन वृत्त को दो भागों में बांटती थी जीवा कहलाती थी। अब क्या कहेंगे? वह भाग, वह लाइन, वह रेखा जो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, बराबर हिस्सों में, इक्वल टू पार्ट। सर्कल डिवाइडेड इनटू इक्वल टू पार्ट व्हिच लाइन इज नोन एज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वृत्त की व्यास वह रेखा है जो वृत्त को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटती है, तो वह क्या कहलाएगी? वृत्त की व्यास। क्या कहलाएगा? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जो जीवा वृत्त से जितनी दूर होंगी वह जीवा उतनी छोटी होगी, जो जीवा वृत्त के जितने नजदीक होगी वह जीवा उतनी बड़ी होगी, और जो जीवा वृत्त के सेंटर से होकर गुजरेगी वह जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगी। वह कॉर्ड जितनी सेंटर से दूर में होगी वह उतनी स्मॉल होगी, जितनी पास होगी सेंटर के वो उतनी बिग होगी, और जो सेंटर से होकर लाइन पास करेगी वो इक्वल टू पार्ट में सर्कल को डिवाइड करेगी और वो डायमीटर कहलाएगी। क्लियर हो रहा है? अब देखो बेटा, अगर ये एक जीवा है ए बी और ये एक जीवा है सी डी, और इनके बीच का डिस्टेंस ये भी P, ये भी P है, तो AB जो होगा वो क्या होगा? CD के इक्वल। अगर सेंटर से दोनों तरफ जो ये कॉर्ड है इनके बीच की दूरी सेंटर से इक्वल है, तो ये दोनों कॉर्ड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये इन दोनों जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरी बिल्कुल बराबर है, मीन्स क्या? ये दोनों जीवाएं भी बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है? अब देखो, सर्कल के केंद्र से कॉर्ड पर जो रेखा लंब होती है ये सर्कल का क्या है? सेंटर है, ओरिजिन है। ये वृत्त की क्या है? केंद्र है, केंद्र मूल बिंदु है। इससे अगर कॉर्ड पर, इससे अगर जीवा पर कोई लाइन लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर जैसे हो गए 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो ये जीवा को, ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स MP बराबर PN। अगर कोई लाइन सेंटर से सर्कल के किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो तो वह कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। दैट मीन्स MP इज इक्वल PN, क्योंकि लंबवत है। लंबवत का क्या? परपेंडिकुलर का क्या मतलब? एक ऐसी लाइन होगी और एक ऐसी लाइन होगी, एक गिरी हुई एक खड़ी हुई। ठीक है, आगे बढ़े। ये सेंटर, सर्कल का सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस r, और यहां से भी सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस r, यानी r प्लस r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d। व्यास के बराबर, दो रेडियस व्यास के बराबर होता है। क्योंकि देख रहे हैं ना बेटा, यहां से भी यहां की दूरी उतनी ही होगी जहां यहां से यहां की दूरी होगी, और ये जो दूरी होती है, ये जो केंद्र से परिधि की दूरी होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है, वह r कहलाती है। तो दो बार r यानी r प्लस r 2r, और एक डायमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? दो त्रिज्या और एक चाप, दो रेडियस और एक आर्क से जो बनी हुई क्षेत्र है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या खंड, सेक्टर। इंग्लिश में क्या होता है बेटा? सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? SECTOR, सेक्टर। और हिंदी में इसको बोलते हैं
त्रिज्या खंड। ठीक है, इसको क्या डिफाइन करेंगे? दो रेडियस और एक चाप, दो रेडियस एक आर्क, दो त्रिज्या एक चाप से घिरी हुई क्षेत्र क्या कहलाती है? त्रिज्या खंड, सेक्टर। इसमें भी बेटा दो चीजें, माइनर मेजर, छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर माइनर माइनर सेक्टर। ठीक है, आई बातें समझ? देखो ये एक सर्कल, ये सेंटर। अब इसमें देखो कॉर्ड से सर्कल के सेंटर पर बना हुआ एंगल जो होता है, कॉर्ड से सर्कल के सेंटर पर बना हुआ एंगल जो होता है, कॉर्ड से सर्कल के उसी भाग में सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी ये जो जीवा है, इस जीवा से केंद्र पर जो कोण बना है, उसी जीवा से उसी तरफ सरकमफ्रेंस पे बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। एंगल जो है जीवा से सेंटर पे जो बनता है वो एंगल 2 गुना होता है जीवा से सरकमफ्रेंस पे। यानी वृत्त के जीवा से वृत्त के केंद्र पर बनने वाली कोण वृत्त के जीवा से वृत्त के परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। वृत्त के कॉर्ड से वृत्त के सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वह वृत्त के कॉर्ड से उसी तरफ में वृत्त के सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है, डबल होता है। अगर बेटा ये x होगा तो ये 2x होगा, और अगर ये x होगा तो ये x अपॉन में 2 होगा। ठीक है, अब देखो इसी सर्कल में ये सेंटर, ये सरकमफ्रेंस, ये को मिलने वाली, और ये हमारा कॉर्ड है। तो उसी तरह अगर ऐसा भी बनता है, अगर ऐसा भी बनता है तो ये भी बेटा वही बातें कहेगी कि अगर ये x 2x तो ये x, ये भी x। यानी कि वृत्त के केंद्र पर वृत्त के जीवा से बनने वाली कोण वृत्त के परिधि पर वृत्त के जीवा से उसी तरफ बनने वाले कोण वो कहीं भी बनाए, यहां से लेकर के कहीं भी बनाए, यहां ही बना ले तो भी वो 2 गुना ही होगा। दैट मीन्स एक बात और हो गई कि अगर ये x तो इस तरफ जितने भी कोण बनेंगे वो सारे क्या होंगे? x ही होंगे। एक ही जीवा पर अगर परिधि पर कोण बन रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहे हैं एक ही तरफ, वो सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी दिख रहा है ना, ये सारे अगर वही होंगे तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, चाहे वो कोई सी भी एंगल हो। मैंने यहाँ 3 दिखाया, आप और भी जितना खींच सकते हो बेटा खींच लेना। जितना खींच सकते हो वो सारे ही क्या होंगे? ये सेंटर के कोण से एंगल से ये सारे एंगल क्या होंगे? हाफ होंगे। या इनके कोण जो एंगल्स जो होंगे वो सेंटर के एंगल्स के क्या होंगे? हाफ होंगे, और सेंटर के एंगल क्या होंगे? सरकमफ्रेंस के इक्वल के डबल होंगे। ये बातें समझ आई? चलिए देखो
सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को अगर कोई लाइन टच करते हुए निकलती है तो वो क्या कहलाती है? टेंजेंट। और हिंदी में क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है बेटा? स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब जो छूते हुए, जो सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को चूमते हुए गुजर रही है, हमेशा के लिए निकल गई, ये क्या कहलाता है? टेंजेंट। अब आप यहाँ देख रहे हो, लगता होगा क्या एक पॉइंट को कहा सर ये जो सर्कल बना है उसका ये अगर परपेंडिकुलर ये जो टच कर रहा है वो तो यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है। तो नहीं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि ये बिंदु पथ है और एक भी बिंदु एक के बिल्कुल साथ में नहीं होगा, वो सर्कुलर मोशन में होगा, साइक्लिक फॉर्म में होगा बेटा। अगर ये ऐसे होता चला गया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो यहाँ आपको दिखेगा तो यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। तो अगर पूछा जाएगा कि अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, तो कितने इनफिनाइट। कैसे होगा बेटा? ये एक पॉइंट है, यहां से इनफिनाइट कैसे होगा? ये तो एक ही जा रही है। सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी एक बिंदु से केवल एक टेंजेंट ही पास होगी। बच्चे क्या कहते हैं सर? बहुत सारे पास होंगे ना, एक ही पास होंगे। कहेगा एक, ये समझ आया? देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी। ये जो पॉइंट होगा ना, इसी को सिर्फ टच कर सकती है ये। तो P क्या है? टेंजेंट पॉइंट है, जहां टच कर रही है, सिर्फ एक ही वो पॉइंट हो सकती है। देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर एक के बाद एक सीधी रेखा में अगर पॉइंट्स होते ना बेटा, तो वो सर्कल का कभी क्रिएशन ही नहीं कर पाते, सर्कल बना ही नहीं पाते, इसीलिए वो सर्कुलर होता है। हर एक पॉइंट से वो घूम रहा है, इसलिए एक ही पॉइंट को टच करेगा। और देखो वो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। यानी टेंजेंट की क्या परिभाषा देंगे? वृत्त के परिधि से के किसी एक बिंदु को छूती हुई जो रेखा गुजरती है वह टेंजेंट कहलाती है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा लाइन which is passes through the circumference of a point of a circle is known as tangent। आई बात है समझ? चलो, ये देखो सर्कल, ये देखो ये कितने सरकमफ्रेंस के कितने पॉइंट से पास हो रहा है? एक यहां से, दूसरा यहां से, यानी एक से अधिक पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये कौन सी रेखा होगी? सेकेंड। वो था टेंजेंट, ये होगा सेकेंड। और हिंदी में बेटा छेदक रेखा, ये छेद करती हुई जा रही है ना वृत्त को, ये वृत्त को छेद करती हुई जा रही है, तो ये क्या कहलाता है? सेकेंड, यानी छेदक रेखा। यानी ये कितनी वृत्त के दो पॉइंट से गुजरती हुई जा रही है, ये इसकी छेदक रेखा कहलाएगी। ये कितनी हो सकती है? जितनी डाल देना, ठीक है? ये कितनी हो सकती है? आप जितनी चाहो डालिए। इतनी बातें समझ आ गई? सेकेंड टेंजेंट क्या होता है समझ आ गया। अब देखो, ये एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस के 4 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा सरकमफ्रेंस के
किसी भी चार पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? ये देखो रेखाएं बन गई, ये फिगर क्या कहलाती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो ये चक्रीय, देखो चक्र होता है ना, गोली होता है ना चक्र, और उसके अंदर क्या है? चतुर्भुज। चक्र यानी साइकिल का पहिया होता है ना ऐसा, और क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? चतुर्भुज को, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई बात है समझ? ये क्या होता है बेटा? साइकिल। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इनका जो अपोजिट एंगल होता है, कौन सा एंगल? अपोजिट एंगल। यानी ये एंगल अगर ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है? तो ए और सी एंगल जो होगा चक्रीय चतुर्भुज का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है? सम इन दोनों का, अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है, यानी एंगल ए जो होता है वो एंगल सी जो होता है, उन दोनों का योग कितना होता है बेटा? 180। सम ऑफ अ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द 180। ठीक है, चलो ये बातें समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से D प्लस B भी कितना हो जाएगा? 180 ही होगा। कोई दिक्कत? बताते हैं इसमें और थोड़ा सा। देखो अभी हमने बताया था आपको कि सेंटर से कॉर्ड पर के बने हुए एंगल, यानी कॉर्ड पर से सेंटर पर बने हुए एंगल उसी तरफ के सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का क्या होता है? 2 गुना होता है उसी तरफ के। तो इस तरफ के क्या होता है? ये उसी तरफ तो क्या दिया, इस तरफ का, ये आप समझते हैं। यहां देखो बेटा, अगर ये कॉर्ड यहां है, इसमें दिख रहा है, तो ये सेंटर तो सर्कल के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच में यहां सेंटर हो सकता है, इस तरफ सेंटर होगा। तो ये चीजें कंफ्यूज मत करना कि इस तरफ बना, एक ही तरफ सेंटर हो सकता है कॉर्ड के। अगर ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो इसी तरफ हो सकता है ना, फिर इस तरफ तो नहीं होगा ना, यहां तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहां नहीं हो पाएगा। तो ये देखना कि अब बताते हैं कि इसका क्या होता है। एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल ये एक एंगल बनाता है। इस कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, इस कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, इसके अपोजिट एंगल की मैं बात करता हूं। एक ऐसा एंगल बना रही है, ये एंगल जो है वो उसी तरफ के सरकमफ्रेंस पे बन रही है। तो ये तो हमें पता है कि अगर ये x है तो ये 2x है, या ये 2x है तो ये x है, तो ये एंगल कितना होगा? ये देखो क्या कितना होता है, ये जानते हैं। इसके जानने के 2 नियम। एक तो बेटा क्या कर लेना, 180 माइनस इसका हाफ कर देना। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो ये 60, तो ये कितना? 30। ये 60 तो ये 30, और ये देखो बेटा 90 होगा। ये जो है, सॉरी, ये 120 होगा। नहीं, ये कितना होगा? 150। क्योंकि अभी मैंने एक चीजें अभी आपको जस्ट बताया था। ये देखो, ये फिगर आपको कैसा दिख रहा है बेटा? ध्यान से देखना, ये आपको ऐसा फिगर दिख रहा है, ऐसा फिगर दिख रहा है। सेम, बड़े छोटे मत देखना। देखो ये लाइन ऐसा, ये लाइन ऐसा,
ये लाइन यहाँ सर्कमफ्रेंस पे, ये लाइन सर्कमफ्रेंस से कॉर्ड के लास्ट पॉइंट पे, सर्कमफ्रेंस से कॉर्ड के लास्ट पॉइंट पे, और फिर सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस, ये दोनों आगे की एक जैसी दिख रही है। तो ये कौन सा, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको अभी बताया था कि अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। अगर ये 30 तो ये 150, 150 प्लस 30 इज इक्वल 180। इसको और एक चीज क्या कर सकते हैं, 60 अपॉन में 2, कौन सा, इसको लिखना हो 180 माइनस, अगर मैं इसका नाम दे दूं ओ ए बी, तो क्या लिखना बेटा, ए ओ बी अपॉन में 2, तो 180 माइनस ए ओ बी का कितना वैल्यू है, 60 अपॉन में 2, 30 2 जा 60, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। अच्छा, एंगल जो लिखते हैं ना, ध्यान रखना, या तो इसको आप ए ओ बी लिख सकते हैं, यानी जिसको आपको एंगल दर्शाना है, जिसको आपको एंगल पॉइंट करना है, उसको हमेशा बीच में रखेंगे। या तो उसको बी ओ ए रख लो या ए ओ बी रख लो, बी ओ बी ए ना रख सकते, ए बी ओ ना रख सकते, ठीक है। तो क्या देखा कि ये जो, अब देखो कॉर्ड से जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना था, उसी कॉर्ड से उसके विपरीत दिशा में जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा, उन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, या इसका ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस इस सर्कमफ्रेंस को माइनस करेंगे तो भी मिल जाएगा। पहले हमने एक पे ही देखा था, दोगुना होता है, और ये क्या होता है, ये नीचे वाला उसी सर्कल के उसी तरफ नहीं, उसी सेंटर के उसी कॉर्ड के उसी तरफ नहीं, विपरीत तरफ। तो क्या होता है, 180 माइनस सेंटर पे बना एंगल, यानी सेंटर पे ए ओ बी अपॉन में 2 फाइंड हो जाएगी। आई बात है समझ, चलो अब देखो, ये सर्कल, ये सेंटर, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये सेंटर, ये सर्कल। अब देखो बेटा, आपको कभी ये वैल्यू दी रखी होगी, कभी ये वैल्यू दी रखी होगी। अगर मान के चलो सेंटर, ये सर्कल जो है ना, इसका रेडियस अगर इस सेंटर, ये सर्कल जो है इसका रेडियस अगर 3 दे रखा है, तो अगर ये वैल्यू आपको दे दी जाए तो क्या ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ाया कि सर्कल के सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, ये फिक्स्ड है। और जैसे ही ये 90 डिग्री होगा, ये सबकी स्थिति को बता देगा। क्या देगा भाई, ये 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेनस होगा, फिक्स कर देगा। जैसे ही वो आएगा, उसके आते ही ये चीजें फिक्स हो जाती है। तो अगर ये वैल्यू आपको दे रखा होगा तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अंडर रूट, या हाइपोटेनियस का इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर बेस दे रखा होता, अगर हाइपोटेनस दे रखा होता, यहाँ मान के चलो ये 5 दे रखा होता, ये नहीं दे रखा होता, तो क्या होता बेटा, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मान लूं, ये बेस मान लेता हूं, और इसको फाइंड करना है, तो बेस इज इक्वल टू क्या होता, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। किसी भी ये चीजें पाइथागोरस नहीं कहता, वो पहली वाली बातें कही थी। अब जो कह रहा है ये मैं कह रहा हूं, किसी भी सेंटर से जो टेंजेंट पे रेखा होती है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर एक पता हो तो दूसरा फाइंड कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।